हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान विषय का क्लास 9th का छठा चैप्टर, जिसमें हम जानेंगे उत्तक के बारे में कि आखिर में उत्तक होते क्या हैं, पौधे जंतुओं में किस टाइप से पाए जाते हैं। सारी जानकारी आपको उत्तक से रिलेटेड मिलने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या और भी रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम हो, या साथ में ही जो क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिनके भी जनरल साइंस है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और इससे पहले जो 5 चैप्टर मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं क्लास 9th के, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक वाइक भी कर दीजिएगा। हम पढ़ते हैं अध्याय 6 उत्तक के बारे में। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। बिल्कुल, अब हमने पढ़ा था एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती है। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षतापूर्वक संपन्न करने के लिए संपन्न होते हैं। मनुष्यों में पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती है, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती है। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। कौन? रक्त, है ना। अब यहाँ पर देखो, पौधों में वाहक नलिका से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। अतः बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती है, सदैव एक समूह में होती है। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आपके आगे होगी। ये बायोलॉजी का चैप्टर है। जब आगे क्लासों में जाएंगे तो थ्योरी बेस होता है पूरा, तो आपको ये पढ़कर ही समझ में आ जाएगा। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। यह उत्तक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, रक्त, फ्लोएम तथा पेशी उत्तक के उदाहरण होते हैं। रक्त, फ्लोएम, ये सब क्या है? पेशी उत्तक के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती है तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है, समूह में एक उत्तक का निर्माण करती है। क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तकों से बने होते हैं? अब आगे हम पढ़ते हैं। आइए हम विभिन्न उत्तकों की संरचनाओं तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधों और जंतुओं की संरचनाएं समान होती है? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? देखो, दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं। आपने देखा कभी किसी पौधे को किसी के घर जाते? नहीं देखा ना। तो वो स्थिर होते हैं, क्योंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है। अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले उत्तक प्राय मर्त कोशिकाओं के बने होते हैं, याद रखेंगे। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जंतु जो है भोजन, साथी तथा आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपयोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों के कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे उत्तक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के उत्तकों, पादप उत्तकों का वर्गीकरण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, वर्धित अथवा विभोज्यतक तथा स्थायी उत्तक। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एकरूप होती है, अतः जंतुओं में विभाजन तथा अविभाजन क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। अब यहाँ पर देखिएगा, अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है।
यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को क्या करता है, दर्शाता है। विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन, एक और पौधों के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रजनन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। नॉर्मल हिंदी लिखी हुई है, आप पढ़ते रहिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएगी। जटिल जंतुओं और पौधों के संदर्भ में अब हम उत्तकों की अवधारणा के बारे में विस्तार चर्चा करते हैं। उत्तक क्या होते हैं? कोशिकाओं के समूह उत्तक कहलाते हैं। पढ़ लिया अपन ने। बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों का क्या उपयोग होता है? तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ था, बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है। इनमें अधिकतर कोशिकाएं विशिष्ट कार्यों के लिए संपन्न होती है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर जो है खुद से ही आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा तो कोशिश करूंगा कि एक वीडियो पूरा लेकर आएंगे जिसमें क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। पादप उत्तक, जिसमें सबसे पहले आता है विभोज्योतक। यहाँ पर आपको एक प्याज दिख रहा होगा, परखनलिया दिख रही होगी, यानी कि जार टाइप में दिख रहा होगा। तो प्याज के मूल में वृद्धि, तो कौन से वाले में वृद्धि हो रही है, कौन से में नहीं हो रही है, तो यहाँ पर इसका डिस्कस करेंगे। देखो क्रियाकलाप 6.1, 2 शीशे के जार लेते हैं, उनमें पानी भर लेते हैं। अब 2 प्याज लेते हैं, दोनों जारों पर एक एक प्याज रख देते हैं, जैसा कि चित्र 6.1 में दर्शाया गया है। कुछ दिनों तक दोनों प्याजों की मूलों की लंबाई मापते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे दिनों में मूल की लंबाई को माप लेते हैं। दूसरे जार में रखी प्याज की मूल को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर अपन काट लेते हैं। इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूलों की लंबाइयों का 5 दिनों तक निरीक्षण रोज करना है, ठीक है ना, रोज देखना है। उनमें हुए प्रत्येक दिन की वृद्धि की माप को नीचे दी गई तालिका में लिखें। लंबाई 1, 2, 3, 4 करके ऐसे दिन दे रखें। आप देखते रहिएगा कौन से जार में कितनी वृद्धि हो रही है, नाप के यहाँ पर लिख दीजिएगा। ऊपर के निरीक्षणों को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। किस जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी है? हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद भी क्या वह वृद्धि करती है? जब हम जार 2 में रखी प्याज के मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो वह वृद्धि करना बंद कर देगी। क्यों? ठीक है, इसका आंसर आप खुद समझ जाएंगे। आगे चलो। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित उत्तकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे उत्तकों को हम कहते हैं विभोज्योतक उत्तक, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक यहाँ पर टिश्यूज कहा जाता है, ठीक है ना। ये विभोज्योतक किस भाग में स्थित है? विभोज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, कैम्बियम यानी कि पार्श्विक, अंतर्विशिष्ट यानी कि भागों में वर्गीकृत किया जाता है। विभोज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभोज्योतक की तरह जो होती है, लेकिन जैसे ये बढ़ती है और परिपक्व होती है तो इनके गुणों में धीरे धीरे क्या होता है, परिवर्तन होता है और ये दूसरे उत्तकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये विभोज्योतक का पूरा डायग्राम आपको दिख रहा है। इसमें नीचे नीचे होता है पार्श्व विभोज्योतक, फिर यहाँ पर देखो बीच में अंतविशिष्ट और ऊपर शीर्षस्थ विभोज्योतक, ठीक है ना। चलो, प्रवाह के शीर्षस्थ विभोज्योतक जड़ों तथा तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहते हैं और वह इनकी लंबाई में भी क्या करते रहते हैं, वृद्धि। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभोज्योतक यानी कि कैम्बियम के कारण होती है, ठीक है ना। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पार्श्व विभोज्योतक है, इसके कारण होती है। अंतर्विशिष्ट विभोज्योतक कुछ पौधों में पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं। विभोज्योतकों की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। उनके पास राजधानी नहीं होती है। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास राजधानी क्यों नहीं होती है? आप कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में उल्लेखित राजधानियों के कार्यों का जो है संज्ञान ले सकते हैं। अगर हम बात करें स्थायी उत्तक की, तो यहाँ देखो विभोज्योतकों द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है। ये एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति को खो देती है, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभोज्योतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तक का विकास करती है। क्रियाकलाप 6.2 यहाँ पर आप लोग देखिएगा। एक पौधे के तने को लीजिए, अपने शिक्षक की सहायता से उनके पतले सेक्शन आप लोग काटिए। यहाँ पर इस टाइप से दिख रहा होगा, तने का सेक्शन काट यहाँ पर दिख रहे हैं आपको।
ये नीचे नीचे पित्त है, इसकी तरफ यहाँ पर संवहन बंडल है, ये हरे हरे कलर में, ठीक है। यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम आपको जाइलम दिख रहा है, मज्जा किरण दिख रही है ना, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, इस टाइप से पूरा डायग्राम है, इसको आप लोग खुद देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। पेरिसाइक्लिक यहाँ पर दिख रहा है, एंडोडर्मिक्स दिख रहा है, कोटेक्स, हाइपोडर्मिक्स, एपिडर्मिक्स, क्यूटिकल दिख रहा होगा, है ना, म्यूसिलेगिनस जो केनाल है वो दिख रही है, ट्राइकोम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। ये पूरा हिंदी में है चैप्टर, उत्तक चैप्टर बायोलॉजी का है, तो पूरा हिंदी ही आपको देखने को मिलेगा। अब सभी सेक्शन को जो है सेफिनिन से रंजित करें। एक अच्छे से कटे हुए सेक्शन को स्लाइड पर रखें और उस पर जो है ग्लिसरीन की एक बूंद आप लोग डालेंगे। उनको कवर स्लिप, यानी कि एक कवर स्लिप आती है, जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। उनको कवर स्लिप से ढक दें। स्लाइड का निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप से करना है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करें और उनके विन्यास को देखें। चित्र 6.3 से इसकी तुलना करें। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार करें और निरीक्षण के आधार पर उनके उत्तर दें। क्या सभी कोशिकाओं की संरचनाएं समान हैं? कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाओं के कितने प्रकार क्यों हैं? इस टाइप की यहाँ पर संरचनाएं दिख रही होगी आपको सरल उत्तकों की। ये पेरेन्काइमा है जो हरा हरा है, और एक जो है कोलेनकाइमा है, ठीक है ना। इस टाइप से आपको अंतरकोशिकीय स्थान यहाँ पर दिख रहा होगा, बीच बीच में एक सफ़ेद सफ़ेद टाइप में। और यहाँ पर भित्ति की मोटाई है, केंद्रक बीच में है, रसदानी है और कोशिका भित्ति है। हम पौधों के मूलों का सेक्शन काटने की कोशिश कर सकते हैं। हम विभिन्न पौधों के मूल और तने का सेक्शन भी काट सकते हैं। यहाँ पर आता है सरल स्थायी उत्तक। एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती है ना, जिसे हम कहते हैं सरल स्थायी उत्तक। पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं हैं। ये प्राय बंधन मुक्त होती है और इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। चित्र 6.4a के अनुसार ये उत्तक प्राय भोजन का भंडारण, ये उत्तक प्राय जो है भोजन, यहाँ पर सी डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ये होता है स्क्लेरेन्काइमा। इसके अनुप्रस्थ सेशन कटे हुए हैं पहला और अनुदैर्ध्य कटा हुआ है सेकेंड, ठीक है। करती है कुछ पेरेन्काइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन उत्तकों को कहते हैं कोलेरेन्काइमा, ठीक है। कोलेरेन्काइमा कहा जाता है, यानी कि हरित उत्तक कहते हैं, हरे कलर के होते हैं। ये देखो, ये हरे कलर के यहाँ पर दिखे होंगे, ठीक है। चलो, हरित उत्तक कहा जाता है जलीय पौधों में पेरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती है, जिसके कारण ये जल में उतराती है। इस प्रकार के पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी उत्तक क्लोरेन्काइमा के कारण होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों, पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधों की यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस उत्तक की एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में पा सकते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी, अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है, जैसा कि चित्र 6.4b में भी आपने देखा होगा। एक अन्य प्रकार का उत्तक स्क्लेरेन्काइमा होता है। यह उत्तक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा है। यह स्क्लेरेन्काइमा उत्तक से बना होता है। इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है। यह लंबी और पतली होती है क्योंकि इस उत्तक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। यह भित्तियां प्राय इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। चित्र 6.4c यह उत्तक तने में संवहन मंडल के समीप पत्तों की शिराओं में बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। क्रियाकलाप 6.3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो यहाँ पर रियो की ताज़ा तोड़ी हुई पत्ती लीजिए। इसे दबाव लगाकर इस तरह तोड़िए कि पत्ती का छिलका अलग निकल आए। इस छिलके को अलग करके जल से भरी हुई पेटी डिश में रखें। इसमें कुछ बूंदें जो है सेफेनिन विलेन की आपको डालनी है, ठीक है ना। इस टाइप की यहाँ पर संरचना दिख रही होगी। द्वार कोशिकाएं, एपिडर्मिस कोशिकाएं, पार्श्व हृदय दिख रहा होगा ए ऑप्शन में, और दूसरे में दिख रहा होगा दृश्य यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला देखो,
कुछ समय लगभग 2 मिनट पश्चात छिलके को स्लाइड पर रख दीजिए और इसे धीरे से कवर स्लिप से ढकें। इसका सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन कीजिए। जो आप देख रहे हैं वो कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत यानी कि एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस प्राय कोशिकाओं के एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है, जो जल के सहे से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। पौधे की पूरी तरह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मिस कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी प्रतिरोधी परत बनाती है। यह जलसय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है, अतः इनकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती है। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती है। सामान्यतः उनके बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती है। पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को दो वक्र के सम आकार की कोशिकाएं घेरी रहती है, जिन्हें हम कहते हैं क्या, रक्षी कोशिकाएं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन यानी कि वाष्प के रूप में पानी का निगलने की जो क्रिया है, बाहर निकलना, पानी का बाहर निकलना, स्टोमेटा के द्वारा होती है। याद रखेंगे। याद करें, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का जो है उल्लेख करना है। ठीक है, चलो देखिएगा। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती है। साधारणतः उनमें बाल जैसी प्रवृत्ति होती है, जिससे जड़ों की कुछ अवशोषक सतह बढ़ जाती है और उनके पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटीन का एक लेप होता है। ये होता है जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ। क्या? क्यूटीन। क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं? क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है? जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है, उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। द्वितीय विभोजकता की एक पट्टी जो कोर्टेक्स में होती है, कोर्क नामक कोशिकाओं की परतों की बनाती है। कोर्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती है। यह बिना अंतरकोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती है। इनकी भित्ति पर सुबेरिन नामक पदार्थ होता है, जो इन छालों को हवा और पानी के लिए अभेद बनाता है। रक्षी ऊतक यहाँ पर है छाल कोशिकाएं, और यहाँ पर फटी हुई एपिडर्मिस। अगर हम जटिल स्थायी ऊतक की बात करें तो अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार कर चुके हैं, जो कि एक ही तरह के दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को हम कहते हैं क्या? जटिल ऊतक। ठीक है सॉरी। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर संवहन मंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है, जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। चित्र 6.3 में तने का एक भाग दिखाया गया है। क्या हम संवहन मंडल के में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं? जाइलम ट्रैकिड यानी कि देखो, जाइलम ट्रैकिड यानी कि वाहिका, जाइलम पेरेनकाइमा। चित्र 6.7 एबीसी और जाइलम फाइबर यानी कि रेशे से मिलकर बना होता है। ट्रैकिड एवं वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इसमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती है। ट्रैकिड और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का जो है ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पेरेनकाइमा भोजन का संग्रह करता है। जाइलम फाइबर मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। फ्लोएम 5 प्रकार के अवयवों, चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका, है ना, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम रेशों से मिलकर बनी होती है। चित्र 6.7 डी यानी कि चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली और नलिकाकार कोशिका होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जो है जीवित कोशिकाएं हैं। यहाँ पर देखो, ट्रैकिड आपको दिख रहा होगा जिसमें बीच में छेद दिखा होगा। वाहिका दिख रही होगी जिसमें बीच में आपको छिद्र दिख रहे होंगे। जाइलम पेरेनकाइमा जिसमें केंद्रक है और कोशिका द्रव्य। इसी टाइप से यहाँ पर आप लोग देखिएगा फ्लोएम सेक्शन। इसमें देखो चालनी प्लेट है ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पर देखो चालनी नलिका दिख रही है,
फिर फ्लोएम पेरेन्काइमा और साथी कोशिका यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। ये जटिल ऊतकों के प्रकार है। अब हम इनके क्वेश्चनों की बात करें तो क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे। इसके बाद देखो जंतु ऊतक। जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती है जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। यह है आपका अमाशय और इस टाइप की इसकी संरचना है और उसके भी अंदर की चिकनी पेशी ऐसी यहाँ पर दिख रहे होंगे। पेशी रेशों की बात करें तो केंद्रक होता है, चिकने पेशी रेशे होते हैं और कोशिका होती है। ठीक है भाई, आगे देखो। इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों की गति प्रदान करता है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं। यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है? यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत होता है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए यह भोजन ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत तथा वक्र तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। रक्त और पेशियों दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है तथा पेशीय ऊतक का है। एपिथेलियम ऊतक की अगर हम बात करें तो देखो, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक कहलाते हैं। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों गुहिकाओं को ढकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुख, आहार नली, रक्तवाहिनी, नली का अस्तर, फेफड़ों की कुपिका, वक्रीय नली आदि सभी एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती है और ये अनवरत परत का निर्माण करती है। यहाँ पर आपको सल्की दिख रहा होगा और नीचे घनाकार दिख रहा होगा, फिर स्तंभाकार दिख रहा होगा, फिर इसके बाद स्तरीय शल्की दिखा होगा। ठीक है ना। चलो अब हम आगे बात करते हैं। अनवरत परत का निर्माण करती है। इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। स्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियम कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण तथा शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः सभी एपिथेलियमों को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली नीचे रखने वाले ऊतकों से अलग करती है। चित्र 6.9 में दर्शाए अनुसार विभिन्न एपिथेलियम की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं जो उनके कार्यों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नली का अस्तर या कुपिका, जहां पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहां पर चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती हैं। इनको सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। यह अत्यधिक पतली और चपटी होती है और कोमल अस्तर का निर्माण करती है। आहार नली तथा मुंह का अस्तर शल्की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं शल्की एपिथेलियम से बनी होती है। त्वचा की एपिथेलियमिक कोशिकाएं इनको कटने और फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। चूँकि यह कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है, इसलिए इन एपिथेलियम को स्तरीय शल्की एपिथेलियम कहते हैं। जहां अवशोषण और स्त्राव होते हैं, जैसे आंत के भीतरी अस्तर में, है ना, वहां लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं मौजूद होती है। यह स्तंभाकार एपिथेलियम एपिथेलियमी अवरोधों को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक में पक्षाभ होते हैं, जो कि एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी संरचनाएं होती है। ये पक्षाभ गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार के एपिथेलियम को हम कहते हैं क्या? पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम। घनाकार एपिथेलियम वक्रीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है, जहां यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्राय ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है, जो एपिथेलियम ऊतक की सतह पर प्रस्तावों का स्त्राव कर सकती है।
कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथिल जो है एपिथेलियम कहलाता है। संयोजी ऊतक की बात करें तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। आइए अब हम इस तरह के ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी लें। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और अंतरकोशिकीय आद्राति में घसी होती है। यह आद्राति जेली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती है। आद्राति की प्रकृति विशेष संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। क्रियाकलाप 6.4 यानी कि रक्त की एक बूंद स्लाइड पर लें, उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी में देखें। रक्त के तरल आद्राति भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। अब ध्यान रखना प्लाज्मा किसको कह रहे हैं, तो रक्त का जो तरल आद्राति भाग है ना उसको कहेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी और श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स निलंबित होती है। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक, हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों है ना, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ देखिएगा आगे कोशिका द्रव्य केंद्रक दिख रहा है, न्यूट्रोफिल। ठीक है, इसके बाद आता है यूओसिनोफिल, फिर आता है क्षारक रंजी। क्षारक रंजी को बेसोफिल भी कहते हैं। न्यूट्रोफिल को जो है बहुकेंद्रिकीय और ईओसिनोफिल को जो है ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। विभिन्न श्वेत रक्त कणिकाएं यहाँ पर दिख रही होगी। इसमें लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है और प्लेटलेट्स है। ठीक है, हेवर्स नलिकाएं यहाँ पर आपको दिख रही होगी। लाल रक्त कणिकाएं हैं जिसमें सूक्ष्म नलिकाएं भी यहाँ पर देख लो। उपास्थेणु यानी कि कॉन्ड्रोसाइट होते हैं, कचाब आद्राति है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर ये संरचनाएं आपको क्लियर मेंशन है। एडिपो वसा साइट जो होती है जिसमें मोटी सूक्ष्म बिंदुक होते हैं, केंद्रक होते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद संयोजी ऊतकों के प्रकार जिसमें विभिन्न रक्त कणिकाएं हैं, है ना। सहत अस्थि है, काचाब उपास्थि, वसामय ऊतक और एरिओलर ऊतक यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती है। यह मांसपेशियों को सहारा देती है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों के क्या उपयोग हैं। अस्थि कोशिकाएं कठोर आद्राति में घसी होती है जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे स्नायु अस्थि बंधांश तंतु कहते हैं से जुड़ी होती है। यह ऊतक बहुत लचीला और मजबूत होता है। स्नायु में आद्राति बहुत कम होती है और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक कंडरा है जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। उपास्थि एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इनकी ठोस आद्राति प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। हम कान की उपस्थिति को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की अस्थि को नहीं। सोचिए ये दोनों ऊतक किस प्रकार से बने, क्योंकि आपने देखो कान को मोड़ के देख लो मुड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हाथ को इधर उल्टा मोड़ के देखो अभी टूट जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना है। एरिओलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगहों को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में जो है सहायता करता है। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है। वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती है। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करती है। ठीक है ना, चलो बात करते हैं अब हम पेशीय ऊतक की। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशीय रेशा भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। इसके संकुचन और प्रसार के कारण गति होती है। कुछ पेशियों की हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं। ठीक है, या उसकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। इन पेशियों की कंकाल पेशी भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती है और शरीर गति में सहायक होती है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक
रेखाओं धारियों की तरह प्रतीत होती है। इस कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभिकीय होती है। आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार या संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं है। इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते हैं, अर्थात हम इन गतियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं। याद रखना, बहुत सारी बार क्वेश्चन बनता है, तो इनको ध्यान से पढ़ना। एक बार डबल पढ़ते हैं। आहार नाल में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां जो है ऐच्छिक नहीं है। इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते हैं, यह अनैच्छिक होती है, अर्थात हम इन गतियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं। चिकनी पेशियां जो होती है चित्र 6.11b में आपको देखने को मिलेगी। चिकनी पेशियां अथवा अनैच्छिक पेशियां इतनी गति को नियंत्रित करती हैं। अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को नियंत्रित करती है। ये आंख की पलक, मूत्र वाहिनी और फेफड़ों की शोषणी में पाया जाता है। कोशिकाएं लंबी, इनका आखिरी सिरा जो है नुकीला यानी कि तर्कु रूपी होता है। यह एक केंद्रीय होती है। इनकी आरेखित पेशी भी जो है कहा जाता है। इनका नाम आरेखित क्यों है, चलिए बात करते हैं। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन करती रहती है। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक हद पेशी कहा जाता है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार, शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती है। ठीक है ना। आगे क्रियाकलाप 6.5 है, इसमें देखो, विभिन्न प्रकार की पेशीय ऊतकों की संरचना की तुलना करें, उनके आकार, केंद्रक की संख्या तथा कोशिकाओं में केंद्रक की स्थिति को नोट करें। लक्षण यहाँ पर है रेखित, चिकनी और यहाँ पर हद दे रखा है हृदय टाइप में। देखो आकार लिखना है यहाँ पर, कोशिकाओं की केंद्रकों की संख्या और केंद्रकों की स्थिति जो है आपको मेंशन करनी है। यहाँ पर देखिएगा केंद्रक आपको दिख रहे होंगे बीच बीच में, यहाँ पर धारियां भी है पहले ऑप्शन में। दूसरे में यहाँ पर तर्कु रूपी पेशी कोशिकाएं हैं, है ना, लकड़ी के टाइप में डिजाइन आ रही है। केंद्रक यहाँ पर बीच में है। इसके बाद धारियां आपको दिख रही होगी, केंद्रक यहाँ पर दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो पेशी उत्तक, रेखित पेशी, चिकनी पेशी, कार्डियक, हृदय पेशी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। अब हम बात करेंगे तंत्रिका उत्तक के बारे में। देखो, सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती है और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तकों की बनी होती है। तंत्रिका उत्तकों की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म होते हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती होती हैं। प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको हम कहते हैं एक्सोन। क्या कहेंगे? एक्सोन। तथा बहुत सारी छोटी शाखा वाले प्रवर्धक यानी कि डेंड्राइट्स होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी उत्तक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, केंद्रक है, डेंड्राइट्स है, तंत्रिकांश है, कोशिकाएं हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को क्या कहते हैं? तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका और पेशी उत्तकों का कार्यात्मक संयोजन प्राय सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है। प्रश्न यहाँ पर आपको दे रखे हैं, उस उत्तक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है? हृदय पेशी के 3 लक्षण और एरियोलर उत्तक के क्या कार्य हैं वो बताने हैं। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर देना, उन पे वीडियो बन जाएगी। अभी आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। आपने क्या सीखा? देखो, उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना और कार्य जो है एक समान होते हैं। पौधों के उत्तक, पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, विभोज्यतक और स्थायी उत्तक। इसके बाद बात करते हैं हम विभोज्यतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक उत्तक एक विभाज्य उत्तक है और यह पौधों के वर्दी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। स्थायी उत्तक जो है विभोज्यतक से बनते हैं जो विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं। इनको सरल और जटिल उत्तकों में जो है वर्गीकृत किया जाता है। फिर आता है पेरेनकाइमा, कोलोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। सरल उत्तकों के 3 प्रकार होते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो है जटिल उत्तकों के प्रकार होते हैं। फिर बात करते हैं एपिथेलियमी, पेशीय संयोजी तंत्रिका उत्तक जो है जंतु उत्तक होते हैं। आकृति और कार्य के आधार पर एपिथेलियमी उत्तक को शल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमीय और ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी उत्तक के विभिन्न प्रकार हैं। एरियोलर उत्तक,
एडिपोज, वसामय ऊतक, अस्थि, कंडरा, स्नायु, उपास्थि और रक्त या रुधिर। पेशी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, रेखित, आरेखित और कार्डियक यानी कि हृदय पेशी। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से भी और 9th क्लास के बच्चों के लिए भी, तो आप लोग इनको कर लीजिएगा सेल्फ से। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर देना ताकि इन पर भी जो है वीडियो बना सके। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।